पढ़ने वालों के लिए बोर्ड एग्जाम तपस्या लगता है। पढ़ने वाले लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम तपस्या लगता है और नहीं पढ़ने वालों के लिए बोर्ड एग्जाम एक समस्या लगता है और उनको पास होने में भी समस्या हो जाती है। प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है क्लास 12 इतिहास से लिया गया बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं और आपका सब्जेक्ट इतिहास है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए जिसका शीर्षक है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। प्रथम पाठ मैंने पढ़ा दिया हूँ जिसका शीर्षक था ईंट बनके और अस्थियां। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको इस वीडियो जो है भली भांति समझ में आएगी। नहीं देखे होंगे फिर भी समझ में आएगी क्योंकि इस वो चैनल का क्वालिटी है आपको भली भांति समझाना। तो ये जो है समय सीमा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। एक बार फिर से रिजल्टपुर में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी के लिए आज ही हमसे जुड़े। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बेस्ट नोट्स देने के साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी कराते हैं। वीडियो की क्वालिटी 360p रखेंगे तो आपको देखने में मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा। प्यारे बच्चों, आपको मैं इसका पहला जो पाठ था ईंट मनकी और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के लगभग 1500 यानी कि 1500 साल बाद जो उपमहाद्वीप किसको कहते हैं तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सभी सेक्टर को मिलाकर बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि दक्षिण एशिया। तो यहाँ पर कई विकास हुए। सबसे पहले जो सिंधु नदी घाटी और इसकी उप नदियाँ जो थी चिनाब, रावी, सतलज, तो यहाँ रहने वाले इनके किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद का लेखन किया। तो हमारे वेद कितने होते हैं आपको पता है? 4 वेद होते हैं जिसमें से पहला वेद है ऋग्वेद। और प्यारे बच्चों, ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसके लेखक के बारे में आज तक पता नहीं है कि लिखा किसने है। बस ऐसे इतिहासकार, ये जो है इतिहासकार बताए हैं कि सिंधु नदी और उसके उप नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद का लेखन किया और कुछ नया तरीका है। प्यारे बच्चों, इसको खूब बढ़िया से समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाया जाता था लेकिन भारतीय शव के संस्कार के कई सारे नए तरीके आए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वहां से लोग आए और गंगा के नदी के किनारे किनारे वाले क्षेत्रों में बसना शुरू हुए। तो आरंभिक राज्यों, रजवाड़ों और साम्राज्यों का विकास हुआ। नए नए जो राज्यों का विकास हुआ। काश उस युग में हम लोग रहते तो कितना मजा होता। जमीन ही जमीन थी, लोगों की संख्या थी नहीं और हो सकता था हम लोग भी राजा बन जाते। तो कृषि उपज उस समय संगठित तरीके से होने लगा। प्यारे बच्चों, उस समय लोग संगठित तरीका से गांव में बसकर खेती करने लगे, खाना बदोश की जिंदगी छोड़ दिए, पशुपालन भी करने लगे, है ना। सच्चे मायनों में देखा जाए तो इंसानियत की एक तरह से मानव बस्ती बसाने की भी एक शुरुआत थी। अब कुछ ऐसी चीजें आएंगी कि आपको बार बार वो चीजें आएंगी तो पहले ही मैं समझा दे रहा हूँ। एक शब्द आएगा अभिलेख। प्यारे बच्चों, अभिलेख का मतलब क्या होता है? तो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतहों पर राजा या संस्थाओं द्वारा खुदवाए गए विचारों को अभिलेख कहते हैं। पहले के राजा अपने विचारों को, संवेदनाओं को पत्थर पर लिखवा देते थे, है ना, या कोई कठोर सतह पर लिखवा देते थे और उसको अस्थायी रूप से एक जगह स्थिर कर देते थे कि राज्य के लोग उनके आदेश को जाएं तो वह पढ़ के उसके बारे में समझे और वह आदेश सैकड़ों सालों तक रहे। उसी चीज को अभिलेख कहते हैं। पूरा लिपि। प्यारे बच्चों, हम जो अभी आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं जिस लिपि में लिखा गया इस लिपि को कहते हैं देवनागरी लिपि। प्यारे बच्चों, तो शुरुआत से ही देवनागरी लिपि तो चलती नहीं थी, है ना। देवनागरी लिपि का विकास जो है 8वीं ईस्वी के लगभग से शुरू हुआ। उसके पहले लोग किस भाषा में लिखते पढ़ते थे? तो जिन लिपियों में लिखते थे उसको पूरा लिपि कहते थे। जैसे कि प्राकृत लिपि हो गया, ब्राही लिपि हो गया और खरोष्टी लिपि हो गया। आप लोगों को यह लिपि अभी पढ़ने नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, आगे जानते हैं कि कुछ चीज़ है, नोट्स के रूप में याद कीजिएगा। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी, अब 1947 के पहले अंग्रेजों का शासन था और 1857 के पहले भारत में किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अब लड़के यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए होंगे। बताइए सर, अंग्रेज का शासन तो 1947 के पहले था। तो देखिए बच्चों,
अंग्रेज की एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत पर कब्जा किया और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज सरकार, जो इंग्लैंड की सरकार थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन खुद इंग्लैंड के सरकार के अधीन कर दिया। तब से वायसराय बैठने लगे। फिर बच्चों 1830 के दशक में उसी का एक अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राही और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। अब देखिए कितना बढ़िया बात है ये कि, और कितना एक तरह से इतिहास में जानने को मौका मिलेगा। आप लोग समझ सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी, उस समय के लोगों के क्या विचार थे, जानने का मौका कब मिलेगा? जब उनके पुस्तकों को, उनकी लिपियों को पढ़ पाएंगे तब मिलेगा। तो किसी भारतीय व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उस समय अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राही लिपि और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। इसके बाद जब वो अर्थ निकाल लिया तो बहुत सारे ऐतिहासिक बातें हम लोगों को जानने को मिली। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक उस समय सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तो जो अशोक राजा थे वो सबसे प्रसिद्ध शासक थे उस समय के प्रारंभिक राज्यों में के, और उनको कहते थे प्रियदर्शी। क्या कहते थे? प्रियदर्शी। इसका मतलब होता है, क्या होता है? सुंदर मुखों वाला, प्रियदर्शी है ना। एक इनका और नाम था देवनाम प्रिय, देवताओं के प्रिय, जो देवताओं के प्रिय हैं। तो यही अशोक है जो खास तौर पर प्रसिद्ध है कलिंग युद्ध के लिए, जिसमें उन्होंने हथियार छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं कि प्रारंभिक राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहों और सिक्कों के विकास से जोड़ा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 6ठी ईसा पूर्व के पहले राज्य इतने बड़े बड़े विशाल विशाल नहीं हुआ करते थे, नहीं बड़े जो है शक्तिशाली राजा हुआ करते थे जिनके सेना में लाखों सैनिक हो, ऐसे लोग तो रहते नहीं थे। और ना ही उस समय हथियार में लोहा का प्रयोग किया जाता था। आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई जो लोहा का प्रयोग है हड़प्पा काल में नहीं किया जाता था, वह जो है आरंभिक राज्य में लोहा का यूज शुरू हुआ। लोहा जो शक्तिशाली हथियार के रूप में सामने आया तो कई सारे राज्यों का निर्माण हुआ, सिक्के बनाए जाने लगे। और उस समय ऐसा माना जाता है कि 16 महाजनपद थे, यानी कि पूरे भारत में जो शक्तिशाली राज्य थे कितने थे, उनकी संख्या कितनी थी? 16 हुआ करती थी। उस जमाने में आप लोग तो थे नहीं, काश मैं उस जमाने में रहता तो किसी एक महाजनपद का सम्राट बन जाता, और राजाओं को क्या क्या फायदा हो सकता था आप लोगों को से छुपने वाला नहीं है। या फिर पाठ को आगे पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि राजा का मतलब क्या होता है, क्या सुख मिलता था, लेकिन राजाओं को बड़ी दुख भी मिलता था। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले के जो राजा जितना सुख नहीं भोगे आप लोग आजकल भोग रहे हैं। उस समय बिजली नहीं थी, आप उस समय 4G मोबाइल नहीं था, वहाँ उस समय के जो लोग थे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करते थे। ये सब तक सुख जो है आप मतलब कि गरीब हो चाहे अमीर हो आप प्राप्त कर रहे हैं। तो जो 16 महाजनपद है उनके नाम मैं बता रहा हूँ। वज्जी, मगध, कोशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती, ये प्रमुख 7 महाजनपद हैं। मतलब बाकी महाजनपद पर ये महाजनपद जो है अधिकार कर लिया करते थे। इन 7 में भी सबसे महान था मगध साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। प्यारे बच्चों अगले हैं मल्ल, अंग, काशी, वत्स, चेदी, अवंती, मत्स्य, सूरसेन और गंधार। प्यारे बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जितने मैं महाजनपदों का नाम बताया हूँ उन सब का उल्लेख महाभारत में हुआ है। अगर आप लोग महाभारत सीरियल देखे हुए होंगे तो मगध नरेश जरासंध का नाम जरूर सुने होंगे, है ना। इसके अलावा कुरुवंश, ये जो पांडव कौरव थे कुरुवंश, इन्हीं से इंद्रप्रस्थ बना। पंचाल के थे कौन? द्रुपद थे, जिनकी पुत्री थी द्रौपदी। गंधार नरेश शकुनी, भूल गए क्या? और इसके अलावा अंगराज कर्ण, उसका नाम तो नहीं भूले होंगे। काशी नरेश की 3 गो पुत्री थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, जिसके तीनों काशी नरेश की पुत्रियों को जो थे भीष्म पितामह उठा लाए अपने भाई से शादी कराने के लिए। तो इन सारे मत्स्य नरेश के बारे में आप लोग, जब पांडव लोग का जब अज्ञातवास और वनवासवास हुआ तो अज्ञातवास इसी मत्स्य देश में गए थे और वहाँ पर छुप के रहे थे, जहाँ पर कंक बने थे युधिष्ठिर, सैरंध्री बनी थी द्रौपदी,
और रसोईया बने थे भीम, जहाँ कीचक वध हुआ था। महाभारत देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। सूरसेन, ये सूरसेन जो राज्य मथुरा वाला क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ के राजा सूरसेन थे, उनका पुत्र कंस था जिसका वध कृष्ण किए थे। सूरसेन जो थे कृष्ण के नाना जी थे। देखिए इतनी जानकारी, डीप जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देख रहा हूँ। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगता है, क्या बताएं आपसे, है ना। तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए, उनका भी कल्याण हो जाए। और प्यारे बच्चों, गंधार, तो गंधार नरेश शकुनी तो आपके फेवरेट होंगे। आगे आते हैं कि जो शासक, जो राजा हुआ करते थे, उनके कौन कौन से कार्य हुआ करते थे। प्यारे बच्चों, जो क्षत्रिय होते थे वही राजा बनते थे, आपको यह बात पता होना चाहिए। राजा बनते थे क्षत्रिय, और उनका काम था किसानों, व्यापारियों और आसपास के मजदूरों से या फिर जंगल में रहने वाले जंगली लोगों से, इनसे टैक्स लेना होता था। ये 2 बार लिख दिया हूँ, व्यापारी और व्यापारियों से। उनका काम भेंट स्वीकार करना, मतलब जो लोग भी राजा से मिलते थे कुछ ना कुछ गिफ्ट, भेंट का मतलब क्या होता है, गिफ्ट होता है, उसको स्वीकार करते थे, ले जाते थे। इसके अलावा एक और चीज थी, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन को जुटाते थे। पता है ना आप लोगों को कि भाई हर एक राजा का एक चीज होता था कि हाँ, उसको उसका गौरव कब बढ़ता था, जो बगल के राजा पर हमला कर दे और धन जुटा दे, बगल के राज्य से उसकी लड़की उड़की का अपहरण करके लिया दे, वहाँ के रानी लोग पर हमला करके जीत लिया है, अपना सीमा विस्तार कर दे, लूटपाट मचा दे, उसको बोलते थे शक्तिशाली राजा। तो उस समय के राजा लोग का एक काम था। इसके अलावा ये लोग जनता को न्याय भी देते थे। न्याय समझते हैं ना जी, जनता में कहीं भी उपद्रव नहीं हो, सबको न्याय मिले, चोरी जनता के बीच नहीं हो, डकैती नहीं हो, डाकुओं से सुरक्षा देना, दुश्मनों से सुरक्षा देना, सब इनका काम हुआ करता था। फिर आते हैं प्यारे बच्चों हम अगले टॉपिक पर कि मगध साम्राज्य। वाह भाई वाह, तो मुझको याद आ रहा है बाहुबली का जो साम्राज्य है, उससे भी बढ़िया साम्राज्य था, है ना, मगध साम्राज्य। आपको पता होना चाहिए कि मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, वही बिहार वाला इलाका। तो प्यारे बच्चों, मगध में खेती की उपज अच्छी होती थी। अच्छा, शक्तिशाली होने का कुछ तो कारण होगा। सबसे पहले का कारण था कि उस समय का ताकत अनाज हुआ करता था, जिस समय आज के समय का ताकत क्या है, तेल है। और बताइए, सब दिन होत ना एक समाना, कभी एक समय था कि जब अनाज का वैल्यू था, तो जो मगध वाला इलाका बिहार झारखंड जिसमें पड़ता है, वह बहुत 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 शक्तिशाली हुआ करता था, और बाकी जगह उतना बढ़िया अनाज नहीं होता था। और प्यारे बच्चों, आज के समय में अनाज का कीमत जब ख़त्म हुआ, तेल का और तकनीक का, मशीनों का कीमत है, तो सबसे पिछड़ा राज्य यही है। यहाँ के लोग कभी राजा हुआ करते थे, अब जा रहे हैं अपने गुलामों के, जो उनके गुलाम हुआ करते थे, उस क्षेत्र में काम की तलाश में। लोहा की खदान थी यहाँ झारखंड वाला इलाका में, इसलिए यहाँ खूब हथियार तलवार वगैरह बनता था। इसके अलावा जंगल की कमी थी नहीं, तो जंगल से हाथी पकड़ लिया जाता था, एकदम विशाल सेना बना दी जाती थी, इसलिए सर्वशक्तिशाली राज्य हुआ करता था। कौन? मगध। अच्छा, इसके राजा भी उस लायक हुए, एकदम प्रसिद्ध राजा हुए, जैसे बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु, अच्छा, बिंबिसार को मार दिया था अजातशत्रु जान से, है ना। फिर अजातशत्रु को किसने मारा? उदयन ने मारा। फिर उदयन को किसने, तो उदयन के बाद मतलब कि अगला नंद वंश की शुरुआत हुई, जिसमें महापद्म नंद प्रसिद्ध शासक हुआ। और उसके बाद से देखते हैं कि अन्य राजा हुए जो शक्तिशाली हुआ करते थे। वहाँ की राजधानी थी राजगाह। शुरुआत की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजगाह थी। राजगाह का मतलब होता है राजाओं का घर। प्यारे बच्चों, 4वीं सदी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो लगभग 4वीं ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, राजगाह से राजधानी हटाकर कहाँ ले जाया गया था? तो ले जाया गया था पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के बारे में जाने तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ये भी पाटलिपुत्र के राजा हुए, चंद्रगुप्त, जो नंद वंश को समाप्त किए थे। और इनके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था। पता है ना जी प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? प्रश्न पूछता है। तो
एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा, इंडिका किसकी रचना है। फिर आगे हैं कि वो क्यों प्रसिद्ध थे। उनके मंत्री थे चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। फिर आते हैं कि इस वंश के सम्राट अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का मतलब होता है बौद्ध धर्म का प्रचार किया। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, तो सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इतना विशाल मौर्य एम्पायर था, मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था, तो उसको 5 सहूलियत के लिए, प्रशासन की सहूलियत के लिए 5 भागों में बांटा गया। पाटलिपुत्र तो राजधानी थी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, 5 क्षेत्र में बांटा गया। लगभग संपूर्ण भारत पर राज्य था बच्चे। मगध साम्राज्य जब शक्तिशाली हुआ करता था, आप देख सकते हैं ये वाला इलाका हो गया पाटलिपुत्र, और ये वाला इलाका उज्जैनी का हो गया, और ये वाला इलाका जो हो गया कलिंग तो नहीं था, तो इधर जो हो गया स्वर्णगिरी का हो गया ये वाला इलाका। इधर देख सकते हैं तक्षशिला हो गया, और इधर देख सकते हैं बाकी आप लोग देख सकते हैं कि इधर वाला जो है तोसली वाला भी इलाका आ गया, है ना। और स्वर्णगिरी का मतलब जहाँ सोने की खान है, केजीएफ फिल्म तो देखे ही होंगे, तो केजीएफ में बताया गया ये वाला इलाका स्वर्णगिरी हो गया। प्यारे बच्चों, ये वाला जो दिख रहे हैं, जो रेड कलर का शिलालेख देख रहे हैं, महाशिलालेख, कहाँ देखिए यहाँ पूरा, यहाँ जहाँ जहाँ पर उनका साम्राज्य देख रहे हैं ना, इधर पाकिस्तान वाला वही इलाका है। पाकिस्तान वाला इलाका को मैं ग्रीन रंग से दर्शा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ये वाला इलाका पाकिस्तान है उनके अंग, उससे उसके बगल में अफगानिस्तान वाला इलाका भी इन्हीं के हाथ में था। पूरा भारत लगा, यहाँ से छोड़कर जो चोल केरल पुत्र पांडे, इनको छोड़कर पूरा भारत इसके अधीन में था, मगध साम्राज्य के अधीन में था। बिहारी सब पर शासन करते थे। और आज का समय क्या आया कि आप लोग देख लीजिए कि सभी जगह जाके लगभग मजदूरी गरीबी में जी रहे हैं ये लोग। मेरे बच्चों, मेगास्थनीज ने सैनिक, जो मेगास्थनीज था, उसने सैनिकों के गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समिति का जिक्र किया है। तो पहली समिति क्या करती थी, तो नौसेना का संचालन करती थी। दूसरी समिति क्या करती थी, यातायात और खान पान का संचालन करती थी। उस समय देख लीजिए कि जो मौर्य साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या फिर जो मगध साम्राज्य था उनमें नौसेना था, नेवी, जल सेना, यातायात और खान पान का संचालन के लिए अलग से समिति थी कि भाई सेना को खाना वाना खिलाया जाएगा। पैदल सैनिकों के संचालन के लिए अलग से समिति थी, घोड़ा अश्वारोहियों के संचालन के लिए अलग से समिति थी, रथ वाले सैनिकों के लिए अलग से संचालन होता है, हाथी के संचालन अलग समिति करती थी। 6 समितियां 6 काम का संचालन करती थी। इसलिए मौर्य साम्राज्य से टक्कर लेना स्वयं देवराज इंद्र के बस की ही बात थी। धरती पर कोई राजा था नहीं कि मगध साम्राज्य को हरा पाता। प्यारे बच्चों, अब राज धर्म के नवीन सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि मौर्य साम्राज्य के समय में दक्षिण में सरदार वगैरह नहीं थे। तो दक्षिण के जो राजा हुआ करते थे, जो दक्षिण के राजा हुआ करते थे, उनको सरदार कहते थे या सरदारी कहते थे। तो वहाँ दक्कन का मतलब दक्षिण होता है, और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तामिलकम किस जगह को कहते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के हिस्सा को तामिलकम कहते हैं। तो यहाँ पर चोल, चेर और पांडे जैसी सरदारी का उदय हुआ, जो कि बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। और चोल राज तो बहुत ही प्रसिद्ध राज्य था, और उसका राजदंड भारत के संसद भवन में लगाया गया इसी साल। प्यारे बच्चों, फिर आगे आते हैं कि सरदार किसे कहते हैं। तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत होता है, अर्थात सरदार का बेटा सरदार, उसका बेटा सरदार, और इसका मतलब वंशानुगत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में क्या होता है, विशेष अनुष्ठान का संचालन, पूजा पाठ कराना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, युद्ध हो तो ही ना कि सबसे पीछे खड़ा रहना, सबसे आगे खड़ा रहना, विवाद सुलझाना, इसके अलावा जो उसके यहाँ अधीन लोग हैं उनसे भेंट लेना, टैक्स लेना, और अपने समर्थकों में उस टैक्स को वितरण करना। सरदारी ऐसी है कि उसमें अस्थायी सेना अधिकारी नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं
दैविक राजा, तो उस समय के जो राजा थे जनता को अपने अंडर में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए क्या करते थे, खुद को देवी और देवता से जोड़ देते थे, है ना। जैसे कि कुषाण शासक ने अपने नाम के आगे लगाया देव पुत्र, अर्थात देवताओं का पुत्र। अब राजा समझ के कोई तो विद्रोह और गद्दारी कर देगा, देवता समझ के तो गद्दारी कोई नहीं कर सकता है। चीन के शासक उसी प्रकार लगाते थे स्वर्ग पुत्र, तो उसी तरह ये लोग लगाते थे देवपुत्र। फिर आगे आते हैं, कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। सामंत माने मंत्री। अब इसी से समझिए, और छोटे छोटे जमींदार, जैसे कि एक राजा है तो राजा का राज्य बहुत बड़ा है, तो उस राज्य को छोटे छोटे सामंतों में बांट दिया है। चाहे जो मंत्री उसको पैसा के रूप में सैलरी तो दे न, सैलरी के रूप में पैसा तो दे नहीं रहा है, इसके लिए ज़मीन दे दिया कि फलाना फलाना गांव आपका हो गया, फलाना फलाना प्रखंड आपका हो गया, आप उसको, जैसे नौतन प्रखंड हो गया, अलग अलग गांव आपका हो गया, आप उसे टैक्स लीजिए और हमारे अंडर में काम कीजिए, आप सेना रखिए, है ना। जरूरत हमको युद्ध की पड़ेगी, आप जो सेना लेके आ जाइएगा और जो टैक्स लीजिएगा उसमें से हमको भी दीजिएगा, आप भी रखिए। उन लोग सामंत कहलाते थे। तो ये स्थानीय संसाधन द्वारा निर्वाह करते थे। आज सामंतों का काम होता था राजाओं का आदर करना, नहीं तो राजा उनका सामंती छीन लेगा, और उनकी सैनिक सहायता ये लोग करते थे। राजा को युद्ध करना होता था, सामंत अपना अपना सैनिक भेजते थे। जो सामंत शक्तिशाली हो जाता था वो राजा बन जाता था। अब मान लीजिए कि राजा से शक्तिशाली, राजा से ज़्यादा सेना सामंते के हो गया, तो कहेगा भाग, कौन राजा, कैसा राजा, नहीं मानते, अब हम राजा हैं, तू हमारे अंडर में आएगा। और फिर उसको डर रहता था कि पड़ोसी राजा हमला कर देगा, तो बड़े बड़े विशाल जो शासक थे, जिनका साम्राज्य बड़ा था, सैनिक जिनके अधिक थे, उनके अंडर में चले जाते थे और कहते थे आप हम आपके अधीन काम करेंगे, हम बस नाम के राजा रहेंगे, आपको हम टैक्स पहुंचाते रहेंगे, ऐसे भी आप कहाँ कहाँ शासन कीजिएगा। इस तरह से उस समय सामंतों का यही काम था। फिर समझते हैं कि जो राजा लोग होते थे क्या करते थे, अपनी प्रशंसा में प्रशस्ति पत्र लिखवाते थे, मतलब खुद का बड़ाई करवाने के लिए कवि रखे थे। जैसे कि इलाहाबाद अभिलेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसकी रचना की जो है कौन किया था, हरिसेन। हरिसेन कौन थे, समुद्रगुप्त के राज कवि, और समुद्रगुप्त जैसा शक्तिशाली शासक पूरे गुप्त वंश में नहीं हुआ। फिर बच्चों, जो समुद्रगुप्त जो महाराज थे उनके राज कवि का नाम क्या था, हरिसेन था। संस्कृत में उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी थी जिसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद अभिलेख। प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा। तो उसने क्या लिखवाया था कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया, अर्थात सभी राजाओं को हरा दिया। वे परमात्मा पुरुष है, साधु की माने भले व्यक्ति की समृद्धि और असाधु बुरे व्यक्ति के विनाश के कारण है। वे अज्ञेय है, अजय है, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक शस्त्र गायों के दाता है, गायों को दान करते हैं। उनकी मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों और विहरणियों पीड़ितों के लिए उद्धार की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। वे देवताओं में कौन है, तो देवताओं में है कुबेर, वरुण, इंद्र, इन सब के यमराज के समान है। धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो उनसे टक्कर ले सके। जहां जहां धरती का पता है नजर जाती है, उन्होंने उसको जीत लिया था। समुद्रगुप्त सच में उस समय पता ही नहीं था कि समुद्र के उस पार भी धरती है, तो पक्का उसको जीत लेता, इतना शक्तिशाली व्यक्ति था। तो जहां जहां उसको नजर पड़ गई थी सब जमीन को जीत लिया था, और इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी याद कर लीजिएगा। और यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आपको एक टिप दे दिया। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं कि जनता में राजा की छवि कैसी थी। प्यारे बच्चों एक कहानी है, जातक कथा है, गंध दिंतु नामक जातक कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच में संबंध ठीक नहीं रहते थे, तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राज को, खजानों को भरने के लिए बड़े बड़े कर मारता था, टैक्स बढ़ाता रहता था, जिससे जो किसान थे, अब
टैक्स अनाज के रूप में किसानों को देना था, वो त्रस्त रहते थे। इससे पता चलता है कि संकट से बचने का उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। किसान कभी कभी ज्यादा टैक्स लगा जाता था तो जमीन वमीन छोड़ के जंगल में भाग जाते थे, है ना। या फिर मांग को पूरा करने के लिए किसान उपज बढ़ाने के उपाय ढूंढने शुरू किए। कोई भी किसान जो है पहले अपना परिवार नहीं पाल पाएगा। मान लीजिए कि उसका खर्चा है 5 क्विंटल अनाज की खर्चा है किसान को, और अनाज हुआ 3 क्विंटल, तो राजा को उसमें से टैक्स कहाँ से देगा, इसलिए जंगल में भाग जाता था। या फिर सोचता था कि भाई हमारा फसल में अगर टैक्स देना है तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है उपज बढ़ाए। तरीका है कि वो लोग उस समय लोहा की फाल, हर फाल भोजपुरी में कहा जाता है, तो लोहा के फाल से हल से उर्वर भूमि की जुताई, उस समय से कुदाल से जुताई नहीं होती थी, फाल से बैल से यूज किया जाने लगा। देखो कितना साल पहले से बैल का यूज किया जा रहा है ना। तो खेती के विकास में बैलों का, गायों का काफी अधिक योगदान है। इसी गुण के चलते गाय को माता माना जाता है, जिसकी वैल्यू अब लोग नहीं करते हैं। ट्रैक्टर जाने के बाद गंगा की घाटी में धान की उपज में वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश अच्छी हो जाती थी, सिंचाई की सुविधा थी। इसके अलावा लोगों ने कुआं, तालाब और नहर के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करना शुरू कर दी। मतलब सिंचाई कितना जरूरी है अनाज उत्पादन के लिए, तो उसकी व्यवस्था नहर, तालाब से भी लोग शुरू कर दिए, है ना। तो इस तरह से लोग उपज को बढ़ाए। उस समय तो रासायनिक खाद था नहीं, यूरिया और डाई इत्यादि था नहीं। अच्छा, ग्रामीण समाज में ऐसा नहीं कि गांव में सब लोग एक जैसे थे। पाली भाषा जो थी उस समय चलती थी, उसमें गहपति का प्रयोग होता था। गहपति माने छोटे किसान और छोटे जमींदार को क्या कहते थे? गहपति करते थे। उनका उतना वैल्यू नहीं था। लेकिन बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान, जो मुखिया जी लोग होते थे, ग्राम प्रधान उस समय के, वो शक्तिशाली माने जाते थे। और उनका पद जो होता था वंशानुगत, मुखिया का बेटा मुखिया बनता था। तामिल संगम एक पुस्तक है जिसमें विभिन्न वर्ग का गांव में उल्लेख किया गया है। तो जैसे कि वेल्लार, तो तमिल भाषा में जमींदार को वेल्लार कहते थे, बड़े जमींदार को हलवाहा को उलवर और दास को अड़िमई कहते थे। गहपति के बारे में क्या बताया गया है? तो गहपति घर का मुखिया को गहपति कहते थे। घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण किसका था? गहपति का था, यानी घर का मालिक। अब तो आज के जमाना में कोई घर का मालिक नहीं है, कोनो किसी का बात नहीं मान रहा। पहले क्या था? घर का मालिक कहेगा इतना बेटा से तुमको ये करना है वो करो, तुमको ये करना है वो करो। आजकल एक बातें नहीं समझ रहा है ना। पहले के समय में जो था घर के मुखिया, घर का जो बड़ा आदमी था, उसको सब अधिकार थे। नहीं तो जमीनें नहीं देगा, घर से निकाल लिए देगा, समझे? इतना ताकतवर होता था, सभी वस्तु का मालिक होता था, है ना। कभी कभी गहपति नगर में रहने वाले संभ्रांत व्यक्ति और व्यापारियों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो उस समय के राजा लोगों के लिए सीमाओं का महत्व भी काफी अधिक था। मनुस्मृति एक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। माने शासन कैसे चलेगा यह मनुस्मृति में बताया गया है। बहुत लोग आजकल मनुस्मृति का मजाक उड़ाते हैं, उसको जलाने का भी प्रयास किए हैं। और इसी में एक दोहा लिखा गया है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अर्थात जानवर, पशु और भेड़, जानवर और औरत और छोटी जाति के लोगों को पीटते रहना चाहिए, शूद्रों को पीटते रहना चाहिए, है ना, नहीं तो कायल में नहीं आएंगे। तो इस बात से बहुत लोग जो है इसका अर्थ और इस तरह बताते हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं, समझाने की बात कही गई है। ताड़ने के बाद का मतलब समझाने की बात की गई है। लेकिन इस पर विवाद हुआ, काफ़ी लोग इस पुस्तक को जलाए भी, है ना। तो इसी में बताया गया राजा को क्या सलाह दी गई कि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होता है। यानी कि आपका जो जहाँ तक आपके राज्य की सीमा है उसको, उसकी पहचान के लिए गुप्त निशान को जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए। जैसे कि पत्थर, हड्डी, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटा, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकर, रेत उसे सीमाओं पर इस प्रकार के और तत्वों की भूमि में छुपा कर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो। तो उस समय तो प्लास्टिक था नहीं, ना कल कारखाने थे, ना तो प्लास्टिक के लोग गाड़ देता। और आजकल देश की बाउंड्री पर क्या होता है? बाउंड सीमा पर एकदम बड़ा बड़ा जो है चार दीवारी या फिर तार जो है बिजली वाला घुमाया जाता है। बजरंगी भाईजान में देखे होंगे। फिर अच्छा, उस समय भूमि दान का बड़ा मतलब कि भूमि दान किया जाता था। भूमि दान का मतलब जमीन को दान कर दिया जाता था। काश ऐसा लोग मिलता, हमको 10 कट्ठा 5 कट्ठा
ज़मीन एक एक आदमी दान करता, 100 200 आदमी दान करता तो मेरी गरीबी ख़त्म हो जाती। प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मैं आपको फिर से कहूँगा लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा वीडियो लग रहा है। इस प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए कमेंट कीजिएगा, मुझको प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं बनाऊंगा ज़रूर। तो भूमि दान धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिया जाता था, है ना। महिलाओं को जमीन पर भूमि पर अधिकार नहीं था, किंतु जो रानी थी या राजकुमारी उसको अधिकार था। इसका पता कैसे चला? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, और इनका विवाह हुआ था वाकाटक, दक्कन में एक राज्य परिवार था जिसका नाम था वाकाटक, इसी परिवार में हुआ। और उन्होंने दंगुन गांव को दान दिया था। किसको दान दिया था? स्वामी चलान स्वामी को दान में दे दिया था। इसे पता चलता है भाई औरत का अधिकार था जमीन पर, तबे तो दान दे दी। दान के कारण क्या था? बहुत लोग क्या मानते हैं कि जो दान शासक लोग देते थे इसका कारण था कृषि का प्रोत्साहन। मतलब बहुत ऐसा जमीन था जहाँ लोग खेती नहीं कर पाते थे, जनसंख्या कम थी, कितना लोग खेती करेंगे, तो उस जगह को राजा लोग दान कर देते थे। भाई फ्री में किसी को मिलेगा, खेती करेगा, अनाज उत्पादन बढ़ेगा, राज्य में खुशहाली आएगी। बहुत लोग सोचते थे कि राजा जमीन की कमी राजा के पास थी नहीं, तो दान के माध्यम से जो है उसका समर्थक जुटाता था। बहुत लोग राजा के खिलाफ हो जाते थे तो बहुत लोग अपने पक्ष में करने के लिए दान वगैरह देता था। बहुत लोग कहते थे राजा को अपने शक्ति का जो है आडंबर प्रस्तुत करना था, घमंड दिखाना था, इसलिए भी वो दान करता था। अच्छा, इसके अलावा एक पुस्तक और है हर्षचरित। तो हर्षचरित कनौज के शासक कौन थे? हर्षवर्धन है, उनकी जीवनी है, और इसके लेखक है बाणभट्ट, और ये उनके राज कवि थे। वो भी प्रशस्ति लिखवाता था, हर एक राजा अपना अपना भाई बड़ाई लिखवाता था। अच्छा, संभ्रांत वर्ग का मतलब क्या होता है? वे संपन्न लोग जो राज काज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब राजा के शासन में अकेले राजा क्या करेगा जी, अकेले राजा तो कुछ नहीं कर सकता है। तो उनका जो सहयोग करने वाले लोग थे वे संभ्रांत वर्ग थे, अक्सर शहर में रहते थे, है ना। और शहरी लोग, शहर में अन्य लोग कौन कौन रहते थे? धोबी रहता था, बुनकर, लिपिक, क्लर्क, किरानी लोग का बहुत उस समय वैल्यू था। बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार मतलब सोनार, लोहकार यानी लोहार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजा, ये लोग ही शहर में रहते थे। आजकल तो शहर में रहना फैशन हो गया है, लोग गांव का जमीन बेच के शहर में चला जाता है और वहाँ यहाँ बड़े से बढ़िया बढ़िया घर को छोड़कर डिब्बा जैसे मकान में रहता है। कभी कभी शहरी लोगों का जो घर होता है गांव के लोगों के शौचालय से भी छोटा होता है। मतलब कोई शहर का आदमी होगा तो भाई बुरा मत मानना, मतलब कहने का मतलब है कि गांव में इतना जो है खुली हवा, साफ हवा को छोड़कर शहर में बंद कर कमरे में रहना कहाँ की बुद्धिमानी है। फिर आते हैं अगले पर, व्यापार। तो देखो भाई बुरा मत मानना, मतलब मैं शहर का विरोधी नहीं हूँ, मैं कुछ चीज़ों का विरोधी हूँ। मैं शहरी लोगों से मैं दुखी नहीं हूँ, उन शहरी लोगों से दुखी हूँ जो गांव के हैं और यहाँ का सारा जमीन जायदाद बेच के शहर में चले गए सुख की तलाश में। फिर कोरोना काल जब आया था तो गांव में खेती था नहीं, अनाज था नहीं, रोजगार मिला था शहर में और वह रोजगार छूट गया। तो बहुत ऐसे मैं खबर पड़ा था, बेंगलुरु में रहने वाला इंजीनियर दंपति, उसका पति भी इंजीनियर वह भी इंजीनियर, दोनों आदमी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वे उन लोगों का इतना ज़्यादा तनख्वाह होते हुए भी नौकरी उनका चला गया था। इसलिए मैं बोला हूँ। तो आंतरिक व्यापार के अलावा बाहरी व्यापार भी होता था। ऐसा नहीं कि अपने देश के लोगों के साथ व्यापार होता था, विदेशियों से भी व्यापार होता था। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे कई बंदरगाह थे जहां से माल विदेशों में भेजा जाता था। समुद्री यात्रा करने वाले व्यापारी जो थे बहुत जल्दी अमीर हो जाते थे। उस समय समुद्री डाकुओं का भी बोलबाला था, लेकिन जल्दी से लोग यात्री अमीर हो जाते थे। इसीलिए ना इंग्लैंड से और डच लोग आए, पुर्तगाली लोग भारत में व्यापार करने क्यों आए? क्योंकि काफ़ी अंतर था। अकेले जो वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में भारत आया था तो यहाँ से जो सामान लेके गया था मसाला वगैरह वो अपना देश में बेचने के लिए 33 गुना ज़्यादा उसको फ़ायदा हुआ, है ना। 100 रुपये का सामान खरीदा तो 3300 रुपया मुनाफे हो गया। अब सोचिए उस तरह का व्यापार अब है, लोग अमीर हो जाते थे तो उनको मस्थुवन कहते थे या फिर सेठी कहते थे। आप लोग सुने होंगे सुनील सेठी, शिल्पा सेठी। सेठी लोग कोनो गरीब नहीं होते क्योंकि पुराने में इन लोग पूर्वज व्यापार ही करते थे।
अच्छा, हम लोग हमारे देश से नमक बेचा जाता था, देखिए वही नमक जिस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया। हमारे देश का नमक खाए और हमारे देश में फिर आए वे और शासक बन गए तो नमक पर टैक्स लगाए। अनाज हम लोग बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, मसाला बेचते थे, जड़ी बूटी, पत्थर। जब अंग्रेज गुफाओं में रहते थे तो हम लोग इतना ज़्यादा बड़े बड़े व्यापारी थे, अमीर हुआ करते थे, पता नहीं बाद में हमारे समाज को क्या हुआ। और शिक्षा की कमी ही थी, है ना, कि लोगों को ऐसे गुलाम होना पड़ा। और कुछ लोग ऐसे हैं, आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए तो समझ लीजिए कि आप लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं जिनका बोर्ड का भी एग्जाम है तो चोली या घाघरा का गीत जरूर सुन रहे हैं। मतलब उनको जो है मनोरंजन से मतलब है, पढ़ाई से मतलब है नहीं। मनोरंजन से कुछ होने वाला नहीं है। बोर्ड एग्जाम बीत जाएगा, जीवन भर मनोरंजन कीजिएगा। तो शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के के बारे में, जो सिक्का है सबसे पहले कौन चलाया? हिंद यूनानी शासक। इन शासकों ने सिक्का चलाया। संभव है कि सिक्कों को राजाओं के अलावा व्यापारियों और धनपतियों, जो अधिक अमीर लोग थे, वे लोग भी चलाए हो। लेकिन बड़ा पैमाने पर सबसे पहले सोना का सिक्का कुषाण राजा ने जारी किया था। काश उस समय कोई मतलब ऐसा टाइम मशीन होता, उस समय हम लोग चले जाते, उस समय का सारा सोना का सिक्का इस समय लेके चले जाते, अमीर हो जाते। रोमन और पर्शियन सिक्के के समान जो है कुषाण शासकों के सिक्के थे। और पंजाब और हरियाणा के योधे शासक ने तांबा का सिक्का जारी किया। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, सोना के भाव सबसे मतलब सिक्के, भाव का मतलब प्रभावी सिक्के, यहाँ पर याद रखिए, प्रभावी सिक्के सबसे बढ़िया क्वालिटी का सिक्का गुप्त शासक लोग ने जारी किया। ऐसा सिक्का, महंगा सिक्का दुनिया में कहीं नहीं था। 6ठी सदी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए क्योंकि उस समय रोम साम्राज्य का पतन हो चुका था। और रोम साम्राज्य जो था व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। रोम साम्राज्य का पतन हो गया, फिर दुनिया की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा आ गई, है ना। फिर आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं एक बार गया था बिहार म्यूजियम पटना में। प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी बिहार म्यूजियम पटना में जाना चाहिए। उस समय प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य के समय जो सिक्के हुआ करते थे, जो मूर्तियाँ हुआ करती थी, सब सजो कर रखा गया है। इस चित्र को देखिएगा। तो मैं यहाँ पर गया हूँ और अपने मोबाइल से इस फोटो को लिया हूँ, किसी कैमरा से अलग से नहीं लिया हूँ। तो ब्राह्मी लिपि का अर्थ जो है 1838 में जेम्स प्रिंसप ने निकाला था। और उसी में बताया गया कि अशोक को देवनाम प्रिय, यानी देवताओं के प्रिय या प्रियदर्शी, सुंदर मुख वाला राजा के नाम से कहा जाता था। अच्छा, आप सोचिए उस जमाना का जो अगर लिपि रहता तो क कैसे, देखिए हम लोग का ये देवनागरी लिपि का क है, आइए देखिए ब्राह्मी लिपि का क है, भाई च है, ई भी च है, दिख रहा है ना, ई भी च है, ये ढ है, ये म है और ये र है। कितना अजूबा होगा और इस लिपि में हम लोग लिखेंगे तो, है ना। अच्छा, राजा ऐसा नहीं था कि राजा को कभी कभी किसी कारण से दुख भी होता था। अशोक राजा जो बौद्ध धर्म का प्रचार कराया, इतना शक्तिशाली शासक हुआ करता था कि पूरे भारत को जीत लिया, लेकिन कलिंग को नहीं जीता। तो जो कलिंग को नहीं जीता तो उसको इस बात का दुख था कि हम कलिंग को नहीं जीत पाए। तो उसने कई साल तक इससे युद्ध लड़े। 1.5 लाख पुरुष को निष्कासित किया गया, 1 लाख लोगों को मार दिया गया, कई लोगों की मृत्यु हुई। और उसने जब वह गया कलिंग को, जब राजा मारा गया, अंदर जा रहा था, वहाँ की राजकुमारी आई। ये देखिए पुरुषों का स्वभाव, महिला को देखकर उनका मन द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, उधर से राजकुमारी आई, बोले कि हमको मार दीजिए तब कलिंग में जाइएगा। तो अशोक ने कहा, मैं नारी पर हथियार नहीं उठाता हूँ। और वहीं पर उसका पुरुष होता कोई तो मानता, अशोक नहीं मानता। नारी ने जो है उनके मन को जो है मोह लिया और उनके क्रोध को शांत कर दिया। उन्होंने हथियार फेंक दिया और कहा कि अब मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि और मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ, शांति मुझे चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने हिंसा की निंदा शुरू कर दी। तो प्यारे बच्चों, यह पार्ट जो था वन मैन आर्मी की तरह है। मैंने अकेले ही इस पाठ को पूरी तरीके से समझाने का कोशिश किया। और एक ही वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा, जो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देख लिए होंगे, कुछ भी नहीं छूटा होगा। आप लोग इसका फेयर आसानी से बना सकते हैं, है ना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे। भाई प्रोत्साहित कीजिएगा तो ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।